जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, सीनियर एडवाइज़र नीति आयोग श्री अनुराग गोयल, IIM जम्मू के डायरेक्टर प्रोफेसर BS सहाय, सेक्रेटरी प्लानिंग तलत परवेज, भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी सम्माननीय कुलपतिगण, इंडस्ट्री, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए सभी महानुभाव, IIM के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, वास्तव में MSME सेक्टर में इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए आयोजित की गई एक यूनिक वर्कशॉप है, जिसका फोकस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के 3 प्रमुख सेक्टर्स टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म पर आधारित होगा। मैं IIM जम्मू, नीति आयोग और बाकी स्टेक होल्डर्स को जम्मू कश्मीर के विकासोन्मुख आर्थिक वातावरण बनाने के लिए उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सच है कि आज भी MSME की कोई एक परिभाषा नहीं है जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है, यही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो एक साथ दुनिया के सभी देशों में हो रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, सीमलेस डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को सुनिश्चित कर पाता है तथा समाज में फैली आर्थिक असमानता को भी दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ के सभी देश MSMEs को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं, जिसने दशकों से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव करने का काम किया है। यह एक ऐसा सेक्टर है जिसने सभी देशों में आर्थिक विकास को समावेशी बनाया है, इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बनाया है तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से विश्व के अनेक सेक्टर्स में रीजनल बैलेंस भी कायम किया है। प्रॉब्लम और पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हुए रिफॉर्म पर इस तरह का डायलॉग MSME के विकास के अलावा अन्य क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और कॉम्पिटिटिवनेस पर व्यापक प्रभाव डालेगा और इससे निश्चित रूप से डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो सकता है। मैं पीछे स्विट्जरलैंड के MSME सेक्टर में एग्रीकल्चर और टूरिज्म, इन 2 सेक्टर्स में हुए रिफॉर्म्स के संबंध में अभी देख रहा था या पढ़ रहा था, और मैं कह सकता हूं कि वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मार्केट एक्सेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट तथा इनोवेशन ने बड़े क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए मैं जिस रिसर्च पेपर की तरफ मेरा ध्यान गया था, उसके सारांश को संक्षेप में आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा। स्विट्जरलैंड में लेक जेनेवा तथा टिचिनो शहरों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः टूरिज्म, लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इसी पर आधारित है। उन दोनों शहरों में आज टूरिज्म, लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में 1.5 लाख से ज़्यादा MSMEs आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं, और इसमें भी 90% संख्या जो है वो माइक्रो इंटरप्राइजेज की है। अगर उनके नेशनल कैनवास को देखा जाए तो कुल 88 लाख की जनसंख्या वाले स्विट्जरलैंड में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में तकरीबन 50,000 स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं। सभी सेक्टर में कुल मिलाकर 6,18,000 स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, 327 मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। अब रिफॉर्म की दृष्टि से अगर देखते हैं
तो स्विट्जरलैंड की संबंधित अथॉरिटी ने एक इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा तैयार किया है जहां हर एक इंटरप्राइज की मैपिंग की गई है, हर एक इंटरप्राइज की ज़रूरत के मुताबिक मार्केटिंग प्लान का इंतज़ाम किया गया है। और एक रिफॉर्म जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, जिस वजह से मैं आपके सामने ये विवरण रख रहा हूँ, वो ये है कि स्विट्जरलैंड में हर एक स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने के लिए उस अथॉरिटी ने बहुत मोटिवेट किया है। इसके अलावा अनिवार्य रूप से संबंधित अथॉरिटीज़ की मदद से हर एक इंटरप्राइज डिजिटल चैनल का उपयोग भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और इसलिए आज ये समय की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि एमएसएमई सेक्टर में भी सभी स्टेक होल्डर्स के बीच संवाद गहरा हो, जो आज हो रहा है। रिफॉर्म्स निरंतर हों, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली किया जाए, पॉलिसी मेकर और एंटरप्रेन्योर्स पार्टनर की तरह काम करें और इस सेक्टर की व्यवस्था ट्रांसपेरेंट कैसे बनाई जा सकती है। और दुनिया भर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुकूल क्या हम जम्मू कश्मीर में भी टेक्सटाइल, टूरिज़्म और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के सपने को साकार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दिन भर के मंथन के बाद इस पर जो अमृत आप निकालेंगे वो ज़्यादा लाभकारी होगा। हमें ये समझना होगा कि विश्व की जितनी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ी ताकत एमएसएमईज़ की है। अनेक उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक समृद्धि का कोई पावरफुल आधार साबित हुआ है तो वो छोटे उद्यम ही हैं। अगर उद्यमिता के भविष्य को किसी ने सामर्थ्यवान बनाया है तो वो भी एमएसएमईज़ हैं। रोजगार सृजन और नए इनोवेशन में भी गति आई है और उसके पीछे भी एमएसएमईज़ हैं। आंकड़ों को अगर देखें तो एमएसएमईज़ का दुनिया के अनेक देशों में जीडीपी, दुनिया के अनेक देशों के जीडीपी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कुछ फिगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है तस्वीर ज़्यादा स्पष्ट होगी। अगर मैं बात चाइना की करूं तो 60%, जर्मनी की बात करूं तो 57%, जापान की बात करूं तो 55%, साउथ कोरिया 50%, वेस्टर्न यूरोप, जापान और अमेरिका में कुल एम्प्लॉयमेंट का 55 से 80% स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चीन में 75% अर्बन एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन देशों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके एमएसएमईज़ की ताकत के कारण हासिल की हैं। और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमईज़ में इन्वेस्टमेंट मात्र एक उद्यम नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भारत में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमईज़ की असीम संभावनाओं को पहचाना और 14 के बाद जो प्रयत्न हुए हैं एमएसएमईज़ के लिए मैक्सिमम सपोर्ट कैसे मिले इसका इंतज़ाम करने में भारत सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे जीवंत और गतिशील सेक्टर एमएसएमईज़ बनता जा रहा है। 20 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक अभी भारत में 6 करोड़ 16 लाख एमएसएमईज़ हैं। इसमें माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज की संख्या अलग अलग है, मीडियम इंटरप्राइजेज भी हैं। इन सभी इंटरप्राइजेज में कुल मिलाकर 26 करोड़ 21 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। सभी एमएसएमईज़ को अगर मिला लें तो 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट ये कर रहे हैं
और जीडीपी में लगभग 30% का योगदान दे रहे हैं। अब ये हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं अभी विदेश की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में आगे आने वाला हूँ, लेकिन उससे जुड़ा एक और आंकड़ा है जो निराशाजनक है। जम्मू कश्मीर के संबंध में भी उस पर सभी एक्सपर्ट चर्चा करेंगे। भारत सरकार से एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए जो योजनाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं, इंटरप्राइजेज की जानकारी का अभाव या वो सुविधा अवेल नहीं कर पाना, इस पर मुझे लगता है कि त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, SRI फंड के तहत सिर्फ 107 इंटरप्राइजेज ने 23-24 में भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे फाइनेंशियल सपोर्ट का लाभ उठाया। 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में फरवरी 2025 तक ये संख्या 145 पहुंच सकी है। इस संबंध में मुझे लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें आगे डिस्कशन में विचार करना होगा। अगर एमएसएमईज के परिदृश्य को जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं, मेरे पूर्व भी डुल्लू साहब ने भी बताया, अनुराग गोयल साहब ने बताया, 7 लाख के आसपास एमएसएमईज हैं, जिसमें 5 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं। 11 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। अब नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखते हैं हम, तो कुल एमएसएमईज का 1.19% ये जम्मू कश्मीर में है, और देश के कुल एमएसएमईज में रोजगार का जो हमारा हिस्सा है वो 0.98% है। ये चिंता का विषय है। ये पिछले कुछ वर्षों में बदलाव हुआ है, लेकिन इस बदलाव की गति को हमें तेज करना होगा। पॉलिसीज़ के स्तर पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। क्रियान्वयन के स्तर पर क्या जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उसे ज़मीन पर उतार पा रहे हैं। हमारी कुल जीडीपी में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन लगभग 8% है, और जो मैं समझता हूं कि नेशनल एवरेज की तुलना में काफ़ी कम है, गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। कुछ वर्षों में अनेक इनिशिएटिव, महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए, अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं। डुल्लू साहब ने पॉलिसीज़ का जिक्र कर दिया, मैं उसे दोहराने नहीं जा रहा हूँ। 16 नई पॉलिसीज़ लागू की गई हैं। स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित हो और इन क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव का ये सशक्त माध्यम बने, इसकी कोशिश प्रारंभ हुई है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के पोटेंशियल को अवसर मिले, और जम्मू कश्मीर उपद्रवियों के लिए नहीं बल्कि उद्यमियों के लिए जाना जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के लिए जो पैकेज की बात मेरे पूर्व के वक्ताओं ने की, मैं केवल एक तथ्य, उस डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता हूं, कितने उद्यम लगे, कितने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है, वो सब बातें कही जा चुकी हैं। शायद आज़ादी के बाद भारतवर्ष में ये पहली बार हुआ है कि जो इंसेंटिव 10 साल के लिए घोषित किया गया था, वो महज 2-2.5 साल में जम्मू कश्मीर अकेला राज्य है जिसने इसका पूरा उपयोग कर लिया और इंसेंटिव खत्म हो गया। ये देश में आज़ादी के बाद कहीं किसी सेक्टर में, किसी स्टेट में नहीं हुआ है। भारत सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसे एक्सटेंशन देगी। जम्मू कश्मीर पहला यूटी है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 97% इम्प्लीमेंटेशन का स्कोर हासिल किया है, और हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी अभी पीछे एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि 100% हम जल्द ही अचीव कर लेंगे, तो एक बड़ी उपलब्धि है। ये 3 सेक्टर जिनकी चर्चा है, कोविड की वजह से टेक्सटाइल के महत्वपूर्ण हिस्से, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को काफ़ी नुकसान हुआ था। चुनौती मार्केट लिंकेज, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ब्रांडिंग, छोटे छोटे बिखरे हुए क्लस्टर्स, ये हमारी चुनौती थी। अब स्टिमुलस पैकेज भी दिया गया, नई हैंडलूम पॉलिसी, बाकी इनिशिएटिव
के द्वारा पुनः कैसे रिवाइव किया जाए, इसका प्रयत्न हुआ है और उसका असर अब दिखने लगा है। एक्सपोर्ट का एक अपवर्ड ट्रेंड जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं। सोजनी क्लस्टर, मार्केटिंग के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट, अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों हुए हैं। आर्टिजन्स को इससे जोड़ा गया है और जो कारीगर और कारखानदार स्कीम है उनके कारण मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक विरासत को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से जिंदा रखने वाले मास्टर आर्टिजन्स को भी युवा पीढ़ी की ट्रेनिंग के लिए तैयार करने में डिपार्टमेंट को सफलता मिली है। जीआई टैगिंग की बात हो चुकी है। सिल्क फैक्ट्री काफ़ी समय से बंद थी, वो रिवाइव हो गई। क्वालिटी और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि जीआई टैगिंग, क्यूआर कोड, इसका लाभ मिल रहा है। इस सेक्टर से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स, हस्तशिल्पियों को स्किल डेवलपमेंट की सुविधा और कैसे बढ़ाई जा सकती है, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस में कैसे वृद्धि की जा सकती है और एक अस्थायी मार्केटिंग चैनल की व्यवस्था कैसे निर्मित की जा सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्ट्स की यूनिक वैल्यू को स्थापित करने के लिए और ब्रांड पोजिशनिंग के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप सबसे मेरी अपेक्षा होगी कि इस दिशा में आप मार्गदर्शन करें। ई कॉमर्स पर पिछले कुछ दिनों में विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी परिवर्तन के साथ नई स्ट्रेटजी हम क्या अपना सकते हैं। पहले मार्केट को चेंज होने में 1 दशक लग जाते थे, अब मार्केट हर महीने बदल जा रहा है और इसलिए इफ़ेक्टिव ब्रांडिंग और स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन का फ्लेक्सिबल सिस्टम हम कैसे विकसित कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार हम वैश्विक बाजार में भी अपनी पहुंच कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सब प्रश्न हमारे सामने होंगे। फूड प्रोसेसिंग बड़ा सेक्टर है, बड़ी संभावना है, आप सब चर्चा करेंगे। एप्पल, वॉलनट, चेरी, सैफरन, पियर्स, एप्रिकॉट, हम अग्रणी जरूर हैं, लेकिन मेरे पहले बताया गया कि वेस्ट भी बहुत होता है। सीए स्टोरेज की क्षमता बढ़ी है, लेकिन अभी और बढ़ाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि पॉलिसी के स्तर पर बहुत कुछ बन गया है, अच्छा बन गया है। व्यवहारिक स्तर पर वो ज़मीन पर उतरे, ये ज़रूरी है। एचएटीपी का जिक्र डुल्लू साहब ने बहुत विस्तार से किया है, मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। टूरिज़्म, ये सच है कि टूरिस्ट की संख्या बहुत बढ़ी है और दूसरा उस मानसिकता से निकलना होगा बाहर कि केवल टूरिज़्म रिसेप्शन सेंटर बना देने से और अथॉरिटी बना देने से टूरिज़्म बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता है। कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण रोल है इसमें। रोड हो, रेल बताया डुल्लू साहब ने, इस अप्रैल महीने में प्रारंभ होने जा रही है। एयर कनेक्टिविटी हो, ये सब डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ गया है। लेकिन जब तक प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट सेक्टर आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और उसके अनुकूल हमारी मानसिकता, पॉलिसी और क्रियान्वयन तीनों नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि बढ़िया फैसिलिटीज़ हम नहीं विकसित कर सकते। और इस सच्चाई को हमें स्वीकारना चाहिए कि अगर किसी के पास अच्छी क्षमता है, अच्छा कर सकता है, तो वैसे लोगों को आमंत्रित करना और उन्हें जगह देना, क्योंकि दुनिया में या देश में भी जहाँ इस तरह की सुविधाएं विकसित हुई हैं वो ऐसे ही लोगों ने किया है। तो केवल सरकारी स्तर पर नहीं, प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि लोगों के मानसिक स्तर पर भी इसमें बदल करनी होगी। और अगर ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा अच्छी सुविधाएं डेवलप करना। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि वो होम स्टे अच्छा चल रहा है, और भी मैंने ये सब बातें की जा सकती हैं, मैं उसमें
लेकिन ये मौलिक रूप से मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई इस मानसिकता से यहाँ के लोगों को भी बाहर निकलना होगा, और मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है। बड़े बड़े आयोजन या हुए हैं और उसका भी लाभ मिला है, चाहे वो G20 की बैठक हो, इस तरह की अनेक चीज़ें प्रमोशनल की गई हैं। मैंने बताया कि होटलों की संख्या जो बढ़ी है, इसलिए एक बात मैं कहता हूं कि पीस के स्टेक होल्डर्स भी अब बढ़ गए। अगर न्यूनतम 7-8 करोड़ एक का इन्वेस्टमेंट मान लें तो मोटे तौर पर पिछले 3-4 साल में केवल होटल इंडस्ट्री में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उनके साथ टैक्सी वाला भी है, उनके साथ और भी लोग हैं, तो पीस के भी इसके कारण स्टेक होल्डर्स बढ़े, और इसलिए वो बिजनेस हो, डेवलपमेंट हो, ये बार बार मैं कहता हूँ ये तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। शांति नहीं रहेगी तो न बिजनेस होगा, न टूरिज्म होगा और न डेवलपमेंट होगा। और इसलिए कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि ये सब पुलिस का काम है, फोर्सेस का काम है। उनका अपना काम है, आपका अपना काम है। आप करेंगे व्यवसाय और ऐसा कोई काम करेंगे जिससे उन लोगों को मदद मिले, तो यकीन मानिए ये बिजनेस या डेवलपमेंट ये लंबे काल तक सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है। इसलिए फोर्सेस और पुलिस प्रशासन का जितना जिम्मा है उतना जम्मू कश्मीर के निवासियों का भी जिम्मा है। और मुझे लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आपको यहीं रहना है, यहाँ की शांति से आपका विकास भी है, आपके आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। कुछ फितरती लोग हैं जो हमारा पड़ोसी ही है, जो बार बार कोशिश करता है और उसकी कोशिश में कुछ लोग आ भी जाते हैं, तो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब वो समय बीत गया। अब ये सोचिए मत कि फिर से वो समय आ सकता है, वो नहीं आने वाला है। जो हमारे पड़ोसी की दुर्दशा है, मुझे लगता अब उस पर कोई मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए किसी के दिमाग में कीड़ा अगर बैठा है तो वो निकाल दे। जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और अब दुनिया की कोई ताकत भारत से इसे अलग नहीं कर सकती, और जम्मू कश्मीर का भविष्य भी भारत के साथ है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सामान्य व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी समझे, हर सेक्टर में मौजूद जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, इनकी मदद जरूर ली जाए। और हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्राथमिकता में है और यहाँ का प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। उद्योग आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी भय और आशंका के आगे बढ़े। मैं आज के वर्कशॉप की सफलता के लिए आयोजकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आप सबको अनंत शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।